अब बात करते हैं तृतीय पीढ़ी की कंप्यूटर की। क्लियर है? तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर की बात करें तो 1964 से लेकर 1975 तक के तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास समय रहा है। इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें आईसी का इस्तेमाल किया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये आईसी सिलिकॉन चिप कहलाती है, ये सिलिकॉन की बनी होती है। इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण 1958 में जैक किल्बी द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण 1958 में हुआ और जैक किल्बी द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ। इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जा सकता है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। याद रखेंगे, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। भाई इसकी अगर उदाहरण की बात करें तो IBM 360 आपका तीसरी पीढ़ी का एक लोकप्रिय कंप्यूटर है, याद रखेंगे। इसके अलावा हनीवेल 6000 सीरीज भी आपका तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर है, याद रखेंगे। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली बार हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, इस बात को भी याद रखेंगे। तो पूछा जा सकता है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। आप कहेंगे तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें तो 1975 से लेकर 1980 तक का समय रहा है चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर। इसमें BLSI का इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ पर आईसी की जगह BLSI का इस्तेमाल किया गया। BLSI की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें एक चिप में BLSI एक चिप होती है। इसकी एक चिप में लाखों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। माइक्रो प्रोसेसर का विकास चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि माइक्रो प्रोसेसर का विकास किस कंप्यूटर की पीढ़ी में हुआ। तो आप कहेंगे फोर्थ जनरेशन में हुआ, याद रखेंगे। पोर्टेबल कंप्यूटर का विकास फोर्थ जनरेशन में हुआ, इस बात को भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बाकी पांचवी पीढ़ी की अगर हम बात करें तो ULSI का इस्तेमाल किया गया। वहां पर चतुर्थ में BLSI का, अब इसमें ULSI का मतलब है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, याद रखेंगे। AI का यूज पांचवें कंप्यूटर के फिफ्थ जनरेशन में हुआ, इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था अभिकथन और कारण वाला, ये देखते हैं। अभिकथन ये कह रहा है कि HTML और HTTP वर्ल्ड वाइड वेब फंक्शनिंग के लिए आवश्यक है। यस, बिल्कुल सही है। अगर आपको www फंक्शनिंग करना है, कार्य करने के लिए आपको HTML की जरूरत पड़ेगी और HTTP की भी पड़ेगी, तो यानी कि ये अपने आप में ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब HTML क्या काम करता है और HTTP का www में क्या कार्य है, इस बात को देखें। HTML वेब दस्तावेज संरचना को परिभाषित करता है। तो HTML क्या करता है? वेब दस्तावेज संरचना को परिभाषित करता है, इस बात पे याद रखेंगे। वहीं अगर हम HTTP की बात करें तो ये सर्वर और क्लाइंट के बीच वेब कंटेंट को स्थानांतरित करता है। सर्वर और क्लाइंट के बीच वेबसाइट में जो कंटेंट है उसको कौन ट्रांसफर करता है? HTTP करता है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों ही सही है और कथन कारण कथन की व्याख्या भी करता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बाकी HTTP के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। हम अगर HTML को चर्चा में लें तो HTML की फुल फॉर्म याद रखेंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है। HTML जो है वो हाइपरलिंक और हाइपर टेक्स्ट कंबाइंड सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है। इनका एक कंबाइंड सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है। ये वेब पेजेस को तैयार करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपको वेब पेज बनाने तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? HTML का इस्तेमाल करेंगे। सभी ब्राउज़र द्वारा इसका प्रयोग करना सक्षम है। ठीक, इसका प्रयोग हर ब्राउज़र कर सकता है HTML। बाकी HTTP आप जानते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था आपके विंडोज कंप्यूटर को लॉक करने की शॉर्टकट की पूछी थी। तो विंडोज कंप्यूटर को लॉक करने की शॉर्टकट की है Windows+L। बाकी माइक्रोसॉफ्ट विंडो के बारे में जाने, यहाँ पर चूंकि विंडोज के बारे में दिया है तो कुछ पॉइंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो के अंतर्गत हम याद रखेंगे विंडो 10 के बारे में पूछा जाता है। विंडो 10 का निर्माण कब हुआ, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 29 जुलाई 2015 को विंडो 10 का निर्माण हुआ, याद रखेंगे। विंडो 10 में निर्मित ब्राउजर को क्या कहा जाता है? विंडो 10 में जो ब्राउजर बनाया गया है, निर्मित ब्राउजर को माइक्रोसॉफ्ट एज कहा जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि विंडो 10 में निर्मित ब्राउजर को क्या कहा जाता है। तो विंडो 10 में निर्मित ब्राउजर को
माइक्रोसॉफ्ट एज कहा जाता है, याद रखेंगे। क्लियर है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो का पहला वर्जन कब आया? क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो का पहला वर्जन नवंबर 1950 में आया था, इस बात को याद रखेंगे। ये जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है वो जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। जीयूआई का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, आधारित है। इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पॉइंट पूछा जा चुका है। आप कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की जानते हैं जो विंडो से रिलेटेड है? यदि आपको स्टार्ट मेन्यू खोलना हो, ठीक है, विंडो में अगर आपको स्टार्ट मेन्यू खोलना है तो आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? तो कंट्रोल प्लस एस्केप बटन का इस्तेमाल करेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चयनित विषय की प्रॉपर्टी खोलना हो, कोई हमने सिलेक्ट किया है उसकी हम प्रॉपर्टी जानना चाहते हैं, तो आप किस शॉर्टकट की का करेंगे? आल्ट प्लस इंटर का इस्तेमाल करके आप प्रॉपर्टी खोजेंगे। अगर आपको कोई नया फोल्डर बनाना हो तो आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? याद रखेंगे, नया फोल्डर बनाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ठीक है, आपका नया फोल्डर बन जाएगा। किसी फाइल को स्थायी रूप से डिलीट करना है, कोई फाइल है आपको उसको परमानेंट डिलीट करना है, तो आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे? शिफ्ट प्लस डिलीट शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। और ये विंडो एक्सपी का एक फीचर है, ठीक है। पूछा जाता है कि विंडो एक्सपी में आप किसी फाइल को स्थायी रूप से डिलीट करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? शिफ्ट प्लस डिलीट। अगर आपको एक से अधिक खुली विंडोज के बीच नेविगेट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? हम जानते हैं कि एक साथ कई विंडो अगर खुली है तो आपको एक विंडो से दूसरी विंडो में जाना है तो आप आल्ट प्लस टैब शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। अगला प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है और ये हम पिछली क्लास में भी बता चुके हैं। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार रिवीजन होगा। कुछ ये प्रोटोकॉल दिए गए और उनके पोर्ट नंबर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो HTTP का मतलब आप जानते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर 80 है, याद रखेंगे। HTTP का पोर्ट नंबर 80 याद रखेंगे। HTTPS की अगर हम बात करें तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस का मतलब है यहाँ पर सिक्योर, ठीक है, याद रखेंगे। ये आपका एक सिक्योर प्रोटोकॉल है, इसका पोर्ट नंबर आप याद रखेंगे 443। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो पोर्ट नंबर 21, FTF का 21 पोर्ट नंबर है, याद रखेंगे। SMTP की अगर हम बात करें सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर 25 है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें, IMAP की अगर हम बात करें, इसका पोर्ट नंबर 143, याद रखेंगे। POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो इसका पोर्ट नंबर 110। टेलनेट का 23। DNS डोमेन नेम सिस्टम का पोर्ट नंबर 53 है और SSH का मतलब आपका 22 है, ठीक है। तो क्या है आपका SSH का पोर्ट नंबर 22 से, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला टर्म हम पिछली क्लास में भी पूछा जा चुका है। यहाँ से सुपरवाइज लर्निंग क्या है, अनसुपरवाइज लर्निंग, रेनफोर्समेंट लर्निंग और सेमी सुपरवाइज लर्निंग। यहाँ पर यही पूछा है कि इन लर्निंग का मतलब क्या है, किस लर्निंग की डेफिनेशन क्या है, ये पूछा है। तो सुपरवाइज लर्निंग को याद रखेंगे, लेबल किए हुए इनपुट आउटपुट युग्मों से अधिगम। तो ये एक प्रकार का लर्निंग का मतलब क्या होता है, अधिगम या सीखना। सुपरवाइज लर्निंग का मतलब है कि ऐसी कोई चीज जो पहले से ही तैयार करके रखा है, एकदम लेवल है, उसके माध्यम से आप सीख रहे हैं, तो ये आपका सुपरवाइज लर्निंग होता है। सिंपल भाषा में कहें, यदि आप देखते हैं कि किसी बच्चे को पाठ के चार्ट के माध्यम से समझाना है ना, तो चार्ट हम पहले से ही तैयार करके लाते हैं, एकदम लेवल करके लाते हैं कि बच्चों को समझाना है, तो इस प्रकार का समझाना आपका सुपरवाइज लर्निंग कहलाता है। समझ में आया? अनसुपरवाइज लर्निंग का मतलब क्या है? अन माने नहीं, यानी कि जो लेवल किए गए डेटा के बिना अधिगम, मतलब ऐसे ही एट रैंडम, कोई आपने तैयारी नहीं की है, एकदम बिखरा हुआ चीजें हैं, उसके माध्यम से आप लर्निंग कर रहे हैं, तो लेवल किए बिना डेटा से जो आप लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो आपका अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहलाता है। रेनफोर्समेंट लर्निंग की अगर हम बात करें, ये भी हमने बताया था, ये परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से अधिगम है ना। इसको कैसे समझें? अगर आप किसी नए मकान में गए या नई जगह गए, वहां पर कम से कम 10 स्विच लगे हुए हैं, आपसे कहेंगे कि लाइट ऑन कर दो, तो आपको तो पता नहीं किस स्विच होगा, आप हर एक बटन को दबाएंगे कि ये, तो पहली बार में तो आप गलती करेंगे, गलत गलत दबाकर सही तक पहुंचेंगे, फिर दोबारा आप करेंगे, फिर हो सकता है भूल जाए, लेकिन तीसरी बार में आप डायरेक्ट वही दबाएंगे। तो ये क्या होता है, इस प्रकार की लर्निंग आपकी रेनफोर्समेंट लर्निंग होती है।
आप गलती करते हुए सीखते हैं, ठीक है। अगला टर्म आया आपका सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, ये सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग दोनों का मिक्स होता है, ठीक है। तो लेबल किए गए और लेबल नहीं किए गए डेटा से आप लर्निंग करना सीखना आपका सेमी सुपरवाइज लर्निंग कहलाता है। उम्मीद करता हूँ ये सारे चारों पॉइंट याद हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल है। तो ऑप्शन में बाकी दिए थे, HTTP दिया था और भी कहीं दिए थे। तो ऑप्शन में ये भी था SSH। SSH आपका सिक्योर प्रोटोकॉल है। बाकी इसके अलावा ये इतने जो प्रोटोकॉल हैं वे आपके सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, इसके अलावा भी कई ऑप्शन में दिया जा सकता है, ठीक। TLS आपका क्या है, और या SSL की हम बात करें, TLS आपका एक सिक्योर नेटवर्क है, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है ट्रांसपोर्ट लर्निंग सिक्योरिटी, नाम में ही सिक्योरिटी है। और SSL का मतलब है सिक्योर सॉकेट लेयर, ये भी आपका एक सिक्योर प्रोटोकॉल है। HTTPS, HTTP एक HTTP है और एक HTTPS है, क्लियर है। तो एस वाला आपका सिक्योर प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका पोर्ट संख्या 443 होता है, याद रखेंगे। SRTP आपका क्या है, SRTP आपका एक सिक्योर प्रोटोकॉल है। एस का मतलब है सिक्योर, RTP का मतलब है रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो SRTP की फुल फॉर्म सिक्योर रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ये आपका एक सिक्योर प्रोटोकॉल है। SET भी आपका एक सिक्योर प्रोटोकॉल है, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, याद रखेंगे। SSH का मतलब है सिक्योर सेल, आपका एक सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल है। BPNS आपका सिक्योर प्रोटोकॉल है। BPN का मतलब है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सिक्योर। IPsec इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी आपका सिक्योर प्रोटोकॉल है, ये याद रखेंगे, एक से दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा और इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न 13 नंबर क्या कह रहा है, अभिकथन और कारण है। अभिकथन और कारण को हम लोग बस इस इसको सही मानकर याद करेंगे, ठीक है। अभिकथन की अगर हम बात करें तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स उपयोगकर्ता फीड को क्यूरेट करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर सकता है, ये बिल्कुल ठीक है। AI रिलेवेंट कंटेंट को प्रेडिक्ट करने और प्रमोट करने के लिए उपयोगकर्ता के व्यवहार का विश्लेषण करता है, ये भी अपने आप में ठीक है। दोनों ही सही है और कारण इसकी अपकथन करता है। दरअसल क्या है कि UPSSC के अभी तक जो पेपर हो रहे हैं उनमें अगर कथन और अपकथन वाले पेपर आ रहे हैं तो अभी आपने ही देखा होगा कि कंप्यूटर के लगभग 3 के प्रश्न हम लोगों ने देखे कथन और कारण वाले। सबका एक ही आंसर आ रहा है, दोनों सही है और कारण की व्याख्या करता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको अब क्या करना पड़ेगा इस प्रकार के प्रश्न में, ठीक है। हम नहीं बताएंगे पूरी तरह, कहेंगे सर आपने ही तो बताया था कि यही आंसर मारेंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मोस्टली आंसर यही आ रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो सोशल मीडिया के बारे में पूछा था, ठीक है। सोशल मीडिया के बारे में हमको ये बातें याद रखनी पड़ेंगी, इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया के बारे में अगर हम फर्स्ट बिंदु देखें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिलीट किए गए मैसेज को संग्रहित कर लेती है, याद रखना। अगर आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम, ये सब क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से आप या किसी व्यक्ति से चैट करते हैं, बाद में आप डिलीट कर देते हैं। तो आप सोचते होंगे अरे अभी इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता, जरूरत पड़ने पर वो डिलीट मैसेज को वापस लाया जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान देना, ऐसे तो कई लोग पकड़े गए ना व्हाट्सएप में, या वो एक DM की केसेस था IIT वाले कानपुर में, है ना, वो सारे व्हाट्सएप से उनकी डिटेल निकल आई थी। तो याद रखेंगे कि सोशल मीडिया में जो मैसेज है वो डिलीट कर देते हैं, उनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर किसी उपयोगकर्ता को ब्लॉक करने से उन्हें कमेंट्स और या संदेश में आपका उल्लेखित करने में रोका जाता है, ये बिल्कुल सही है। ब्लॉक कर देते तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तीसरे बिंदु की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रैकर्स के माध्यम से अपने ऐप को के बाहर ब्राउजिंग बिहेवियर एकत्रित कर सकते हैं, ये भी बात ठीक है, याद रखेंगे। वेरीफाइड बैज ये सुनिश्चित करते हैं कि खाता प्रमाणिक है और किसी सार्वजनिक व्यक्ति या ब्रांड का है, ये भी ठीक है। तो सोशल मीडिया के बारे में इन बिंदुओं को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में 14 ही प्रश्न थे, हालांकि 15वां वो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं था,
वो योजना से रिलेटेड था। तो बस उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, अच्छे क्वेश्चन थे, आप इनको रिवीजन करें, पेपर में है मदद मिलेगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।